हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका डे नंबर 28। अभी तक हम लोग 19 क्लास देख चुके हैं। और कौन से सीरीज़ में? वो देखे थे हम लोग कंप्लीट ग्रामर के सीरीज़ में। 19 क्लासेस में आपके कुछ क्लासेस हैं ट्रांसलेशन के बेस्ट पर। कई सारे वीडियो में मैंने बता भी रखा है ट्रांसलेशन वाली सीरीज़ में कि इसका पर्पस है सिर्फ और सिर्फ टंग ट्विस्टिंग प्रॉब्लम दूर करना। और सेकेंड, इसका पर्पस बताया था कि आप टेंसेस को पहचानने सीख जाओ। इसलिए भी क्योंकि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हो, और मैं उसमें बता भी रखा हूँ कि हिंदी मीडियम स्पेशल है ये। और आप हिंदी मीडियम वाले मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि बचपन में ट्रांसलेशन सीखते ही सीखते हैं। और इस सीरीज़ का लाने का पर्पस था ट्रांसलेशन वाले सीरीज़ का, ताकि आप बचपन के पढ़े हुए चीज़ों को याद कर पाओ, रिवाइज़ कर पाओ। सेकेंड, उसका पर्पस था कि टंग ट्विस्टिंग का प्रॉब्लम आपका दूर हो पाए, टेंसेस को भी पहचान पाओ। लेकिन इसका पर्पस बिल्कुल ही नहीं है कि आप इसी के ऊपर ग्रामर के लिए आप ट्रांसलेशन पे डिपेंड हो जाओ। इसका बिल्कुल ये पर्पस नहीं था। स्पोकन इसका पर्पस हो सकता है कि स्पोकन के लिए आप ट्रांसलेशन सीखते हो। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसलेशन का अप्रोच नहीं होना चाहिए ग्रामर सीखने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम हुआ करता है, जैसे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर करके एक एसएससी की वैकेंसी आती है। तो ट्रांसलेटर के एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको सीखना पड़ता है ट्रांसलेशन। लेकिन उस वक्त जो ट्रांसलेशन सीखोगे इससे थोड़ा सा भिन्न होगा। वो कैसे भिन्न होगा? क्योंकि आप ट्रांसलेटर के एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको ग्रामर से अप्रोच करना पड़ेगा ट्रांसलेशन को। ऐसा नहीं है कि जो ट्रांसलेशन बचपन से सीखो उसको अप्रोच करते हुए ग्रामर सीखो। दोनों बातों में फ़र्क है। इसलिए भी क्योंकि ट्रांसलेशन जो आप सीखते हो उसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको आप ग्रामर के थ्रू से बताओगे तो आपको और सुनने में भी लगता है, और कई दफ़ा लगता है कि ये गलत टेंस हो जाता है ना। जैसे आप कोई भी चीज़ एग्जाम्पल में आप पढ़ते हो, देखो मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हिंदी में जो मैं बता रखा हूँ इसमें कि जाने से पहले वह मुस्कुराई। ये क्या है? मुस्कुराई, आ ई ऐसे करके जो आता है आपका, इसको हम लोग किस में समझते हैं? इसको समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। करेक्ट, मतलब सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन और इसका क्या है ट्रांसलेशन देख लो। जाने से पहले वह मुस्कुराई मतलब शी स्माइल्ड बिफोर सी वेंट। यही तो पढ़ते हैं, यही तो मैंने भी पढ़ाया है। लेकिन ग्रामर कहता है कि ग्रामर के स्ट्रक्चर से ये सेंटेंस आपका गलत है। लेकिन कहता है कि अगर ये सेंटेंस गलत है तो आप बताओ इसका क्या बनाओगे ट्रांसलेशन। तो आप कहोगे कि इसका करेक्ट ट्रांसलेशन जो होना चाहिए ग्रामेटिकली वो क्या होना चाहिए? शी हैड स्माइल्ड बिफोर शी वेंट। ध्यान से समझना, बिफोर शी वेंट यही होगा इसका। लेकिन आप कहोगे कि अगर ट्रांसलेशन सीख रहे हैं तो इसका तो हिंदी का सेंटेंस होना चाहिए कि जाने से पहले वह मुस्कुरा चुकी थी, है ना। चुका था, चुकी थी। तो अगर आप इसका हिंदी निकालोगे तो चुका चुकी वाले में आ जाता है। जो होता किस में है? वो होता है आपका परफेक्ट टेंस में, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे सेंटेंस पढ़ते हैं। तो फिर तो यहाँ आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है। तो यहाँ समझाने का मतलब ये है कि अगर आपको ट्रांसलेशन में ये दिया जाए जाने से पहले वह मुस्कुराई, तब तो ये सही है। लेकिन ग्रामर इस स्ट्रक्चर को गलत मानता है। अगर आप ग्रामर के तरीके से आप इसको लिखते हो तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन चला जाता है परफेक्ट में, लेकिन आपसे पूछा गया कि नहीं पास्ट में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थोड़ा सा टेंस में फ़र्क होता है। ट्रांसलेशन से जो आप टेंस पढ़ते हो ना, वो टोटल 12 टेंस पढ़ते हो, लेकिन ग्रामर 12 टेंस को नहीं मानता। और कई सारे ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं जो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होता, वो उसको नहीं मानता। हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश का ग्रामर एक्सेप्ट नहीं करता। इस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं एक लाइन में कि ट्रांसलेशन का मकसद था कि आप बोलने के लिए अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपका टंग ट्विस्टिंग का प्रॉब्लम दूर हो जाए, पहली बात। सेकेंड चीज़ कि जो बचपन से पढ़ते आए हो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, वो आप टेंसेस को परख पाओ कि कौन से टेंसेस में किस तरीके के सेंटेंसेस हुआ करते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में, ठीक है। ये इसका पर्पस था। इसका पर्पस आपको ग्रामर सिखाना नहीं था। आज के क्लास में बहुत कुछ ऐसा सीखने वाले हो,
आप खुद ही मुझे बताओगे कि कहाँ क्या गलत है, कहाँ क्या सही है। ठीक है, देखते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर। आप लोग मुझे बताओगे कलर चेंज हो रहा है, मतलब वो दोनों एक ही तरीके के स्ट्रक्चर है, उसमें से आपको छांटना है कि कौन सा गलत है कौन सही है। जैसे यहाँ पर देखो, हिंदी में अगर आप कहोगे कि अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ध्यान देना, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, तो उसका क्या होना चाहिए ट्रांसलेशन? इफ़ यू विल कम आई विल टीच यू, है ना। अगर तुम आओगे फ्यूचर में तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, फ्यूचर में, बिल्कुल गलत नहीं है। तो बताओ ये सही है या गलत है? नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़ यू कम, अगर तुम आते हो आई विल टीच यू, सही है या गलत है? तो मैं आपको बता दूं, आप लोग ध्यान में ज़रा सोचो और बताओ कि कौन सा इसमें गलत है। पढ़े भी होगे, ठीक है, आगे वाले भी सेंटेंस हम लोग देखेंगे, लेकिन इस पर ज़रा गौर करते हैं। ये जो है फर्स्ट सेंटेंस, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल ही गलत है, लेकिन हिंदी में जो बोल रहे हो ना, अगर तुम आओगे मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, तो आओगे आपने कहा किस में? फ्यूचर में, तो फ्यूचर तो लगा दिया, फिर भी गलत हो गया। ग्रामेटिकली सही है कि नहीं? आओगे वाले में इफ़ अगर लगा है तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, तो ग्रामेटिकली ये तो आपका करेक्ट है, लेकिन सेंस किसका दे रहा है? फ्यूचर का ये वाला भी सेंटेंस दे रहा है। अगर इसका हिंदी आप सोच रहे हो कि इफ़ यू कम, अगर तुम आते हो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, तो ये गलत है सेंटेंस। मतलब इसका हिंदी का ट्रांसलेशन अगर ऐसे करते हो कि अगर तुम आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि काम आप करने की बात कह रहे हो फ्यूचर में, तो आप इसको प्रेजेंट में कैसे बोलोगे हिंदी में? तो अगर इसका करेक्ट सेंटेंस जो निकलेगा, मीनिंग जो निकलेगा, वो भी फ्यूचर में निकलेगा। आप ऐसा इसको नहीं कह सकते कि अगर तुम आते हो, इसको क्या कहना पड़ेगा? अगर तुम आओगे मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो ये करेक्ट है ग्रामेटिकली, और इसका जो सेंस भी दे रहा है वो फ्यूचर का दे रहा है, उसका मीनिंग भी निकल रहा है फ्यूचर का कि अगर तुम आओगे मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। समझ रहे हो ना? तो ये आपका गलत था और ये आपका करेक्ट है। धीरे धीरे सब समझोगे, पूरे ग्रामर अगर डिटेल में पढ़ना है, अगर आपको टीचर बनना है, टीचर बनने के ध्येय से अगर आप इसको पढ़ते हो पूरे ग्रामर को, तो बहुत गहराई तक आप जाओगे और बहुत कुछ समझ में आएंगे आपको। लेकिन यहाँ पर आपको टीचर फिलहाल के लिए बनना नहीं है। बनना क्या है? एग्ज़ाम क्रैक करना है। देखो, दो तरीके के टीचर हैं मार्केट में। पहला ऐसे हैं कि वो बिल्कुल डिटेल पढ़ाते हैं और हर एक स्टूडेंट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा देते हैं ताकि आप एग्ज़ाम भी क्रैक कर पाओ, और नहीं भी कर पाओ तो इंग्लिश की समझ आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी जो प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एग्ज़ाम क्रैक करने की। तो आप एग्ज़ाम क्रैक करो, उसके पॉइंट से ये सीरीज़ को मैं लाया हुआ हूँ। ठीक है, तो डिटेल में मैं भी पढ़ा सकता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन मैं चाहता हूँ कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट दूँ। मतलब अगर आप 20% टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो 80% आपको बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं हो कि 80% टाइम दे करके 20% बेनिफिट लो, ये फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि बस रूल्स इस तरीके से बता दूँ कि आपके दिमाग में भी रहे। जो कुछ भी पढ़ाऊँ उसकी प्रैक्टिस तो मैं ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू करा ही रहा हूँ, है ना। और टेस्ट अभी आपके लगातार बन भी रहे हैं, फ्यूचर वाले सारे टेस्ट बन रहे हैं अभी लगातार। ये मत समझना कि कुछ दिनों से क्लास नहीं लाया तो सर छोड़ दिए हैं या फिर मेरे लिए वर्क नहीं कर रहे। नहीं, मैं आपके लिए भी वर्क कर रहा हूँ। अब जरा हम लोग आगे की बात करते हैं कि देखो कहाँ कहाँ क्या एरर है, क्या सही है। देखो, ये है डू यू एवर थिंक ऑफ गोइंग टू शिमला, बताओ एक गलत है या सही है। नेक्स्ट है इसी पैटर्न पे, हैव यू एवर थॉट ऑफ गोइंग टू शिमला, कौन सा करेक्ट है? मतलब अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो मैं पूछूंगा आपसे कि क्या आपने कभी शिमला जाने के बारे में सोचा है? तो क्या सोचोगे? अब फिर सोचते हो ये भी कहेंगे, तो ग्रामेटिकली अगर देखेंगे तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? बस एक वर्ड के वजह से यहाँ पर एवर आ गया है। अगर ये एवर वर्ड आ गया है तो इसको हम लोग डू यू एवर थिंक, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको रखना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस होना चाहिए आपका किस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैव यू एवर थॉट, देख रहे हो, हैव और थॉट, मतलब हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो कहाँ पर यूज होता है? तो ये यूज होता है परफेक्ट टेंस में। और ये हम लोग ट्रांसलेशन के सीरीज़ में देख लिए हैं परखने और पहचानने के तरीके को, है ना। तो ये आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एवर वर्ड आ गया। यहाँ पर मैं आज बहुत कॉन्सेप्ट नहीं देने वाला कि क्यों है क्यों नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझाने वाला। बस मैं आपके दिमाग में ये बिठाना चाहता हूँ कि ट्रांसलेशन के थ्रू ग्रामर नहीं सीखना चाहिए। ठीक है, उसका पर्पस अलग है। ग्रामर सीखने का पर्पस आपका एग्ज़ाम क्रैक करना हो सकता है।
लेकिन आपका पर्पस ट्रांसलेशन के थ्रू अगर ग्रामर सीखते हो तो आप एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाओगे, ये चीज़ समझ लो। क्योंकि कुछ ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं जिसको इंग्लिश के ग्रामर एक्सेप्ट नहीं करता, और इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हिंदी वाला नहीं करता। तो आप कैसे दोनों को कनेक्ट कर सकते हो और कैसे आप कह सकते हो कि दोनों चीज़ें सेम है? ठीक है, तो दोनों का पर्पस अलग अलग होना चाहिए। अब ज़रा देखो आगे, यहाँ है आई कंप्लीटेड रीडिंग 5 बुक्स सो फार, मतलब मैं अभी तक, सो फार का मतलब अभी तक 5 बुक्स को पढ़ करके कंप्लीट कर दिया। तो अगर इसका हिंदी निकालते हो तो हिंदी के पर्पस से तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखोगे ग्रामर सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सो फार का यूज हुआ है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीटेड है मतलब प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, या फिर पास्ट इंडेफिनिट में है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। इसको होना चाहिए था हैव कंप्लीटेड, मतलब परफेक्ट टेंस में होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट में, और ग्रामेटिकली ये करेक्ट है। ये सेंटेंस आपका गलत है। बहुत चीज़ों को आप लोग सीखोगे ग्रामर में, अगर डिटेल पढ़ना चाहो तो अभी समझा रहा हूँ कि ट्रांसलेशन के थ्रू नहीं पढ़ना चाहिए। ट्रांसलेशन इसको करेक्ट मानता है, लेकिन ग्रामर आपको आपका जो ग्रामर है ये गलत कर देता है और ये स्ट्रक्चर को सही मानता है। जैसे मैं अभी एक और सेंटेंस बताता हूँ आपको, देखो ये क्या है। नेक्स्ट पे देखो, गौर करो। आई एम बिलीविंग इन गॉड सिंस चाइल्डहुड। सेकेंड है आई हैव बीन बिलीविंग इन गॉड सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट है आई हैव बिलीव्ड इन गॉड सिंस चाइल्डहुड। अब इन तीनों में बताओ कौन सही है, कौन कौन गलत हैं, कौन कौन सही हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होगे तो देखे होगे कि सिंस के पहले चाइल्डहुड लगता ही लगता है, ये करेक्ट है। सिंस आ गया तो यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया सर, ऐसे ही कहोगे। नेक्स्ट कहोगे कि सिंस का यूज हुआ है और हमने ग्रामर में पढ़ा हुआ है क्या, और फिर ट्रांसलेशन में या फिर स्पोकन क्लास में क्या पढ़ा है कि अगर सिंस का या फिर फोर का यूज होता है तो वहाँ पर उसको हम लोग मानते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हैव बीन बिलीविंग ये आपका करेक्ट हो गया, लेकिन ग्रामर कहता है नहीं जी, ये आपका ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आप सीख करके आए हो ट्रांसलेशन और स्पोकन के क्लास में वो गलत है। कैसे है ये मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आई हैव बिलीव्ड इन गॉड सिंस चाइल्डहुड, ये सिंस लगा है चाइल्डहुड के पहले, करेक्ट है ना। बिलीव करना इन गॉड ये भी करेक्ट है स्ट्रक्चर में, और ये है आपका परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं है, और यही सेंटेंस आपका करेक्ट है। अब ग्रामर में आप अभी तक पढ़ चुके हो या फिर ट्रांसलेशन में या स्पोकन क्लास में कि सिंस लगा है तो हैव बीन बिलीविंग यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ये सही है स्ट्रक्चर। तो मैं बता दूं क्यों गलत है। यहाँ पर एक वर्ड आया है आपका बिलीव, ये जो वर्ब है इस ग्रामर में कुछ दूसरे चैप्टर में आप पढ़ोगे कि बिलीव एक ऐसा वर्ब है जिसका ING फॉर्म नहीं बनता, ING फॉर्म नहीं बनता, इसलिए इसको हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना रख करके सिर्फ परफेक्ट टेंस में रखते हैं, इसलिए ये आपका करेक्ट है। आई हैव बिलीव्ड इन गॉड सिंस चाइल्डहुड। तो आप यहाँ देख रहे होगे कि किस तरीके से आपकी पढ़ी हुई चीज़ें अभी जो मैं बता रहा हूँ उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। कुछ तो आप कनेक्ट कर पा रहे होगे ना कि टेंस और स्पोकन के क्लास कैसे डिफरेंट होते हैं ग्रामर के टॉपिक से, है ना, ग्रामर के कॉन्सेप्ट से। अब इसको भी मैंने बताया अभी कि जाने से पहले वह मुस्कुराई, ये तो हिंदी में करेक्ट है। इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन करोगे तो शी स्माइल्ड बिफोर शी वेंट, ये भी करेक्ट है। लेकिन ग्रामर कहता है कि नहीं, अगर दो घटनाएं एक साथ हुई हो, एक साथ नहीं मतलब एक आगे और एक पीछे हुई हो, जो घटना पहले घटती है उसमें हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं, मतलब उसको परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। लेकिन यहाँ दोनों ही क्या है, दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में है। तो ग्रामर तो कहता है कि इसको बनाओ शी हैड स्माइल्ड बिफोर शी वेंट, और बाद वाली घटना को क्या करेंगे, शी वेंट जाने की घटना बाद में हुई, स्माइल करने की घटना क्या हुई पहले हुई है, तो पहले वाली घटना को परफेक्ट में रखना पड़ेगा और बाद वाली घटना को रखना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट में, जो कि तब जाकर के करेक्ट होगा। लेकिन हिंदी में कह रहा है कि नहीं, आप इसका अगर आप इसको हैड रखते हो, शी हैड स्माइल्ड बिफोर शी वेंट, तो ये चला जाता है परफेक्ट में, और उसका ट्रांसलेशन अगर करोगे तो मिलेगा कि जाने से पहले वह मुस्कुरा चुकी थी, है ना, चुका चुकी वाला सेंस आ जाएगा। तो फिर दोनों ही आपका एक तरह से गलत हो जा रहा है ना। तो इसका करेक्ट क्या है, ग्रामर के पर्पस से अगर देखोगे, ग्रामर के नज़रिए से देखोगे तो यहाँ पर करेक्ट होगा शी हैड स्माइल्ड, यहाँ पर हैड लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से आई टुक बाथ बिफोर आई केम हियर, तो नहाने की घटना पहले घटी है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ग्रामेटिकली,
आई हैड टेकन करना पड़ेगा, आई हैड टेकन बाथ, है ना। ये आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन हिंदी में कहो तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत नहीं है ना। कनेक्ट कर पाओगे धीरे धीरे, देखो क्या है समझाने का मतलब। नेक्स्ट क्या है आपका, आई सजेस्ट दैट ही टेक्स रेगुलर मेडिसिन। अब ज़रा देखो यहाँ से यहाँ तक के सेंटेंस को पढ़ो, ही टेक्स रेगुलर मेडिसिन, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ही के साथ आपका क्या आता है, ही के साथ आपका कौन सा वर्ब आता है, तो यहाँ पर आता है सिंगुलर वर्ब। और वर्ब में, सिंगुलर वर्ब में क्या होता है, एस और ई एस लास्ट में जोड़ते हैं, है ना। ये नाउन वाला मत समझ लेना इसको, नाउन में क्या होता है एस और ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। तो ग्रामेटिकली तो ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गलत है, उसके बावजूद भी ये सेंटेंस आपका गलत है। फिर क्या सही है, देखो यहाँ पर है आई सजेस्ट दैट ही टेक रेगुलर मेडिसिन, ये आपका करेक्ट हो जाता है ग्रामर में, जबकि ही के साथ टेक्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक है। कैसे गलत हो गया ऊपर वाला सेंटेंस और नीचे वाला कैसे सही हो गया, ये ज़रा सोचो। तो बहुत कुछ है सीखने को ग्रामर में। जैसे यहाँ पर दिया है आई सजेस्ट, तो सजेस्ट वाला वर्ड जैसे आ गया तो समझ लेना कि इसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है उसी को लिखा जाता है। और अगर इसका हिंदी मीनिंग पर हम लोग गौर करें तो क्या है कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि वह रेगुलर मेडिसिन को ले, ना कि लेता है ना। तो रेगुलर मेडिसिन को ले तो उसके लिए ही टेक होगा, ना कि ही टेक्स, और ये आपका बिल्कुल सही है। कौन से चैप्टर में आएगा, कैसे आएगा, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाते जाऊँगा, ठीक। नेक्स्ट आपका, इट इज़ एसेंशियल दैट अ स्टूडेंट इन्वेस्ट सम मनी फॉर हिज स्टडी। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट कह रहा है, एक स्टूडेंट है, इन्वेस्ट है, फिर भी ये गलत है। नेक्स्ट है, इट इज़ एसेंशियल दैट अ स्टूडेंट इन्वेस्ट सम मनी फॉर हिज स्टडी। अब एक सिंगल स्टूडेंट है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है, एस और यस नहीं जुड़ा है, फिर भी ये करेक्ट है। और ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि ये वाला फ्रेज यहाँ पर आ गया इट इज़ एसेंशियल का। तो इसका मीनिंग जो होता है कि यह ज़रूरी है कि एक स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई के लिए एक स्टूडेंट कुछ इन्वेस्ट कर ले, ये इसका मीनिंग होता है, ना कि करता है ना। उसका भाव अलग आ जाएगा, उसका मूड चेंज हो जाएगा बोलने का। एक टॉपिक भी होता है ग्रामर में मूड, लेकिन मैं उतना डिटेल नहीं पढ़ाऊँगा आपको। जैसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं, मूड का होता है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, मैं उतना ज़्यादा जटिल नहीं बताना चाहता आप लोगों को। और इससे क्या होता है, टेक्निकल वर्ड्स को अगर मैं यूज़ करूँ ना बीच बीच में, तो आपको लगेगा ये कौन सा चैप्टर है, बुक्स में तो दिया भी नहीं है, बहुत सारे बुक्स में दिया भी नहीं है ना। अब जितने मार्केट में खोजोगे उसमें बहुत कम ही बुक ऐसे मिलेंगे जो इतना डिटेल आपको बता दे कि मूड के बारे में क्या है क्या नहीं है, और बहुत सारे बुक्स में दिया भी नहीं रहता। लेकिन मैं आपको इनडायरेक्टली सारे चैप्टर में कुछ कुछ ऐसी चीज़ों को बता दूंगा जो आप टेक्निकल टर्म को यूज़ करने से बच जाओगे और इनडायरेक्टली सीख जाओगे। भले आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट फील हो सकता है क्योंकि आपने कभी उस चीज़ को पढ़ी नहीं है ना। तो टेंशन मत लेना, मैं जो कहते हैं ना मतलब बातों ही बातों में बहुत कुछ सिखा देना, तो वैसे टॉपिक का नाम रहेगा कुछ और उससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन होता है वो भी मैं बता करके आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। तो फिर यहाँ पर क्या बताया, इट इज़ एसेंशियल है, इसके वजह से यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर प्लूरल वर्ब लग गया है इन्वेस्ट, ना कि इन्वेस्ट्स, है ना। तो ये आपका गलत है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर आप लोग बोलते हो बोलचाल की भाषा में गॉड ब्लेसेस यू और फिर गॉड ब्लेस यू, तो आप कहोगे कि ये गलत है, ये सही है, आखिर क्यों, है ना। तो क्यों का जवाब आपको तब मिलेगा जब आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ोगे। तो सिंगुलर गॉड है, उसके बावजूद भी यहाँ पर सिंगुलर वर्ब नहीं यूज हुआ, यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज हुआ है, इसके बावजूद भी ये सही है। आप लोग कहते हो ना भगवान आपको आशीर्वाद दे या फिर भगवान आपका भला करे, है ना, तो आप इसको यूज करते हो, ना कि ब्लेसेस वाला। तो यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो एक आपका टॉपिक होता है उसमें क्या पढ़ते हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है नहीं जी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका सिंगुलर प्लूरल वर्ब भी सही है। तो यहाँ पर कुछ कुछ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का अग्रीमेंट जो होता है वो आपका क्या करता है, फ्लॉप कर जाता है ये कॉन्सेप्ट। और कैसे होता है कैसे नहीं होता है ये मैं सब कुछ बताने वाला हूँ जब चैप्टर को डिटेल में बताऊँगा। नेक्स्ट है, इसी तरीके से देखो इन दोनों में बताओ कौन सा सही है। यहाँ है इट इज़ टाइम फॉर अस टू गो होम, मतलब यह टाइम है हम लोगों के लिए कि घर चले जाएं, है ना। तो कौन सा करेक्ट है, इट इज़ टाइम दैट वी वेंट होम। अब आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा पता है, जो लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे कि नहीं सेकंड वाला करेक्ट है और फर्स्ट वाला गलत है।
जो कि आप गलत सोच रहे थे। कैसे? ये दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। इट इज़ टाइम के साथ आपका लग रहा है ये मतलब पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाता है, और ये भी आपका करेक्ट है, जबकि ये आपका प्रेजेंट टेंस में है उसके बावजूद भी। क्यों? अगर यहाँ पर फोर नहीं रहता ना, अगर ये फोर नहीं रहता तो यहाँ पर वेंट करेक्ट था, लेकिन फोर आ जाने की वजह से ये भी आपका करेक्ट है। तो किस तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखने हैं, कहाँ किसका यूज है, कहाँ पे कितना कन्फ्यूजन है, इसी के वजह से तो मैं लाया हूँ मोस्ट कन्फ्यूजिंग ग्रामर रूल्स का सीरीज़। इसका पर्पस है कि जितने भी कन्फ्यूजिंग वाले रूल्स हैं उसको मैं आपको सिखा पाऊँ, ताकि आप एग्ज़ाम में कन्फ्यूज ना करो और आपको लग रहा हो कि इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं तो इसके बेस्ड पर कॉमन एरर के क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए हैं उतना। लेकिन आप ध्यान रखना, सिर्फ इसका यूज़ कॉमन एरर्स को सॉल्व करने के लिए नहीं होगा। इसका पर्पस जो होगा वो आप फिल इन द ब्लैंक्स में देखोगे बहुत ज़्यादा। जैसे विच का यूज है, दैट का यूज है ना, व्हाट का यूज है, इन तीनों में कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत बार आप लोग देखते हो कि नो का गेट टू नो का, और इसी तरीके से केम टू नो, है ना, कम टू नो और फिर गेट टू नो, दोनों का एक अलग पर्पस होता है, नो का अलग पर्पस होता है, कहाँ पर किसका यूज है ना, इसको नोइंग नहीं बना सकते। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में इसी चीज़ को पूछा जाता है, और धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर आप लोग ज़्यादातर तो फिल इन द ब्लैंक्स तो है ही, ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे कौन से टॉपिक में, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, जो आपके एसएससी सीजीएल हो, बैंकिंग हो या फिर किसी में, आप इसका यूज वही चैप्टर में देख पाओगे। किसमें? इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में। वो अंडरलाइन कर देता है, बोलता है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल ही दिया हुआ सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन वो करेक्ट नहीं होता है ना। तो वो कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट होता है? इसी सीरीज़ में आप लोग सीखोगे, मोस्ट कन्फ्यूजिंग ग्रामर रूल्स के सीरीज़ में ही। अब ऐसा होता क्यों है? तो देखो, इसका रीज़न तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, जो आप डिटेल में ग्रामर पढ़ोगे तब पता चलेगा। लेकिन जितनी आवश्यकता है आपके एग्ज़ाम के लिए उतना मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना। यहाँ पर जैसे देखो, ट्रांसलेशन में क्या होता है कि टेंस को समझा जाता है कि 3 प्रकार का होता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से टेंस जो होता है वो मेनली 2 ही प्रकार का होता है, प्रेजेंट और पास्ट, है ना। प्रेजेंट और पास्ट होता है, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, वो टाइम होता है। कैसे टाइम और टेंस होता है, इतना भी डिटेल में जानोगे ना तो आप बस टाइम इन्वेस्ट करोगे, आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपको टीचर नहीं बनना। अगर टीचर बनना है तो आप दूसरे जो अच्छे अच्छे टीचर हैं मार्केट में, जो सिर्फ टीचर की ट्रेनिंग देते हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हो, है ना। और बहुत सारे बुक्स भी हैं मार्केट में जो आपको टीचर बनने का ट्रेनिंग दे देता है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, और टाइम और टेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कैसे है ये भी आप समझोगे। सबसे पहली बात कि टाइम जो है वो बस समय को इंडिकेट करता है, लेकिन टेंस जो है एक वर्ब का ही फॉर्म होता है। इतना ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ना। टाइम जो है वो किसको इंडिकेट करता है? सिर्फ समय को। जैसे ये 2 एग्जाम्पल में आप समझ जाओगे कि किस समय की बात कह रहा हूँ, किस वर्ब के फॉर्म की बात कह रहा हूँ। ये ज़रा देखो, एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर आई एम गोइंग माई नेटिव विलेज टुमारो, मतलब मैं कल अपना नेटिव गांव जा रहा हूँ। तो आप कल जा रहे हो ना, तो आज इस सेंटेंस को बोल रहे हो, तो आप यहाँ पर एम गोइंग लिख दिए, मतलब प्रेजेंट में लिख दिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ना ये एम गोइंग, तो आप इसको प्रेजेंट में लिख दिए, लेकिन आप काम करने जा रहे हो कल, मतलब टुमारो। तो आप बताओ किसका वर्ब जो है कौन सा है? एम गोइंग है। एम गोइंग किस में है? प्रेजेंट में है। लेकिन ये सेंस किसका दे रहा है? फ्यूचर का, क्योंकि आप कल जा रहे हो। तो टाइम यहाँ पर हो गया है फ्यूचर, लेकिन आपका वर्ब जो है वो है प्रेजेंट में। तो आप कह सकते हो कि ये टेंस है प्रेजेंट में, लेकिन टाइम है आपका फ्यूचर में। और यही आपको बताया था, इफ़ यू कम आई विल टीच यू। इफ़ यू कम जो फर्स्ट सेंटेंस देखे थे आज, उसमें क्या देखे कि वो प्रेजेंट में है इफ़ वाले कंडीशन में, और उसका जो टाइम बता रहा है वो फ्यूचर की बता रहा है ना। इसी तरीके से ही विल हैव अराइव्ड बाय नाउ, मतलब क्या कह रहा है कि वह अभी तक आ चुका होगा, है ना, आ चुका होगा, ऐसा बोल रहा है। तो ज़रा देखो, बाय नाउ से पता चलता है अभी के बारे में, मतलब प्रेजेंट के बारे में एक तरह से बता रहा है। लेकिन ज़रा गौर करना, वर्ब जो है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? विल हैव अराइव्ड जो बता रहा है, ये बता रहा है आपका किस में? वर्ब में। यानी टेंस है आपका वर्ब में, सॉरी टेंस जो है वो है फ्यूचर में, है ना। इसका टेंस फ्यूचर में कैसे पहचाने? क्योंकि अभी बताया कि टेंस जो है वो वर्ब का फॉर्म होता है। वर्ब का फॉर्म है मतलब क्या? आपका विल हैव ऐसे बता रखा है। अब ज़रा देखो, लेकिन टाइम जो है ये पास्ट में है।
कैसे समझे पास्ट में, क्योंकि आप अभी किसी चीज़ को बोल रहे हो कि वह अभी तक आ चुका होगा। सेंस किस चीज़ का दे रहा है कि अभी तक आ चुका होगा वो, है ना, मतलब एक अनुमान लगा रहे हो। ये नहीं कह रहे हो कि गा गे गी आ गया तो इससे समझ लेंगे कि फ्यूचर को बता रहा है। नहीं, आप इससे क्या पता कर पा रहे हो कि टाइम पास्ट के बारे में कह रहा है ना। मतलब अगर आपको ये अगर आपका एक टाइम लाइन है ना, और अभी प्रेजेंट में किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हो, इस लाइन को बोल रहे हो कि वह अभी तक आ चुका होगा, तो आप क्या कह रहे हो, इधर पास्ट के बारे में, इधर पास्ट है इधर फ्यूचर है, तो पास्ट के बारे में ही तो बोल रहे हो कि अभी तक वो आ चुका होगा, इस समय की बात कह रहे हो। तो टाइम और टेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लासेस भी अगर आपको कोई दे दे तो कम ही लगेगा, लेकिन हमारा पर्पस जो है वो ये नहीं है कि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करना। हमारा जो पर्पस है वो क्या होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। जो रूल्स जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं एक दूसरे से, आखिर उसके पीछे के लॉजिक क्या है, करेक्ट क्या होना चाहिए, ये इसका पर्पस है इस सीरीज़ का खास करके। इसलिए इसका नाम दिया हूँ मोस्ट कन्फ्यूजिंग ग्रामर रूल्स का। और जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे आपको मल्टीपल टाइम्स क्या करना है, टेस्ट को लगाते जाना है, और टेस्ट को लगाते लगाते इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है कि चाहे कहीं से भी पूछ दे, किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में पूछ दे, आप अच्छे ढंग से वहाँ पर करके आ पाओ। ठीक, तो चलिए हम लोग जो भी सीखना था आज के क्लास में सीख लिए, और जो भी मुझे बताना था कि इसका पर्पस क्या होना चाहिए, अभी तक ट्रांसलेशन बता रहा था उसका पर्पस क्या था, और इसका ग्रामर से कोई लेना देना होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो चलिए बहुत कुछ सीखे आज के क्लास में, और कॉन्सेप्ट तो आज नहीं बताया, बस एक ओवरव्यू दिया, आइडिया दिया। कॉन्सेप्ट की बारी आएगी तो मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।